नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के एक ऐसे नेता की जिनका व्यक्तित्व समझना हमेशा से ही दिलचस्प रहा है। हम बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। एक ऐसे शख्स जो एक हाथ में कलम रखते थे और दूसरे से देश चलाते थे, यानी एक कवि भी और प्रधानमंत्री भी। और देखिए, शुरुआत उन्हीं के शब्दों से करते हैं। ये लाइन उनकी पूरी शख्सियत को बयां करती है। ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये उनका मिशन स्टेटमेंट था, जो बताता है कि उनके अंदर का कवि और उनके अंदर का राजनेता दोनों ही लड़ने का जज्बा रखते थे। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि एक कवि और एक विचारक का सियासत में क्या काम? आखिर उन्होंने संस्कृति और शासन के बीच ये तालमेल बिठाया कैसे? उनके भाषणों के तो लोग दीवाने थे, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात थी लोकतंत्र में उनका यकीन। सोचिए जरा, 50 साल से भी ज्यादा समय तक वो संसद के सदस्य रहे। 10 बार लोकसभा के लिए चुने गए, 2 बार राज्यसभा के लिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। अच्छा, उनकी राजनीति का फॉर्मूला क्या था, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वो दो चीजों को एक साथ लेकर चलना चाहते थे। एक तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यानी देश की सभ्यता और पहचान को मजबूत करना, और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक बहुलवाद, मतलब सबको साथ लेकर चलने वाला एक उदार शासन। इसी बैलेंस पर उनकी पूरी सियासत टिकी थी। तो ये सफर शुरू कैसे हुआ? चलिए देखते हैं कि कैसे एक कार्यकर्ता से वो देश की राजनीति के बिल्कुल केंद्र में आ गए। उनकी शुरुआत हुई आरएसएस से, फिर 1951 में भारतीय जनसंघ बना, जिसके वो संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इमरजेंसी के दौरान जेल जाना उनकी जिंदगी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और फिर आया साल 1980, जब वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के पहले अध्यक्ष बने, एक ऐसी पार्टी जिसे आगे चलकर इतिहास बनाना था। और ये पल, ये तो ऐतिहासिक था। जब 1977 में विदेश मंत्री के तौर पर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में हिंदी में भाषण दिया, तो वो सिर्फ एक स्पीच नहीं थी, वो दुनिया के सामने भारत की आवाज़ थी, उसकी अपनी भाषा में एक दमदार ऐलान था। लेकिन प्रधानमंत्री बनने तक का रास्ता फूलों का नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत उथल-पुथल भरा दौर था, जब सरकार बनाना और उससे भी ज्यादा उसे चलाना एक रोज की चुनौती हुआ करती थी। उनके संघर्ष का अंदाजा आप इन नंबरों से लगाइए। पहली बार प्रधानमंत्री बने तो सरकार चली सिर्फ 13 दिन, दूसरी बार बने तो 13 महीने, लेकिन वो डटे रहे और आखिरकार 1999 में वो पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। गठबंधन की राजनीति कितनी नाजुक हो सकती है, इसका इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा? 1999 में वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, सिर्फ एक वोट से। जस्ट वन वोट। जरा सोचिए, एक वोट ने देश की सरकार बदल दी थी। अब आते हैं उनके प्रधानमंत्री काल के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जो विरोधाभासों यानी कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ था। उनके फैसले कभी कभी एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे लगते थे। शक्ति, शांति, संघर्ष सब एक साथ चल रहा था। एक तरफ देखिए, 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण, भारत में दुनिया को बता दिया कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे, आलोचना हुई। और ठीक इसके अगले ही साल दूसरी तरफ वही प्रधानमंत्री शांति का संदेश लेकर बस से लाहौर पहुंच गए। कमाल है ना? और ये विरोधाभास यही नहीं रुका, ये और भी गहरा हो गया। जिस पाकिस्तान से शांति की बात करने गए थे, उसी पाकिस्तान ने कुछ ही महीनों बाद कारगिल में घुसपैठ कर दी और फिर शुरू हुआ कारगिल युद्ध। इससे साफ पता चलता है कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते कितने जटिल हैं। उनके कार्यकाल में सुरक्षा चुनौतियां लगातार बनी रहीं। पहले कंधार विमान अपहरण हुआ, फिर 2001 में भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, जिसके बाद तो पाकिस्तान के साथ जंग जैसे हालात बन गए थे। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए उनकी सरकार पोटा जैसा एक सख्त कानून भी लाई, जिस पर काफी विवाद भी हुआ। तो इतना सब कुछ होने के बाद आखिर वाजपेयी की विरासत क्या है? क्या छोड़कर गए वो? चलिए उनकी नीतियों और उनसे जुड़े विवादों से इसे समझते हैं। उनकी विरासत की बात करें तो 3 चीजें सबसे पहले सामने आती हैं। 1, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, जिसने देश में सड़कों का नक्शा ही बदल दिया। 2, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसने गांव-गांव तक पक्की सड़क पहुंचाई। और 3, सर्व शिक्षा अभियान, यानी हर बच्चे को स्कूल भेजने का मिशन। लेकिन उनके कार्यकाल पर एक बहुत बड़ा दाग भी है, 2002 के गुजरात दंगे।
गोधरा ट्रेन हादसे के बाद पूरे गुजरात में हिंसा फैल गई और उस वक्त की राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगे कि उन्होंने हालात को ठीक से संभाला नहीं। इसी संकट के बीच वाजपेयी का एक बयान बहुत चर्चा में रहा, जब उन्होंने उस वक्त के मुख्यमंत्री को मीडिया के सामने ही सलाह दी कि एक शासक को राजधर्म का पालन करना चाहिए, मतलब बिना भेदभाव के सबके साथ न्याय करना। और काफी सालों बाद 2004 का चुनाव हारने के बाद उन्होंने खुद माना कि उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री को न हटाना एक गलती थी। ये एक ऐसा अध्याय है जिस पर आज भी राजनीति में बहस जारी है। 2004 का चुनाव नतीजा तो सबके लिए एक बड़ा सरप्राइज था। सरकार का इंडिया शाइनिंग का नारा जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाया। वाजपेयी का गठबंधन अप्रत्याशित रूप से चुनाव हार गया और उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो आखिर में वही सवाल, अटल बिहारी वाजपेयी असल में थे कौन? एक ऐसे नेता जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सबको साथ लेके चलना जानते थे, या फिर एक बढ़ते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन का एक नरम चेहरा? सच तो ये है कि उनकी विरासत इतनी जटिल है कि इस पर बहस आज भी जारी है और शायद आगे भी जारी रहेगी।